चलिए, हाँ बोलिए। हाँ, लेसन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक्ट। तो आज तक जितना आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जितना आपने देखा है वो सब कुछ आज काम आने वाला है। या ये सब कुछ ना देखा हो, सिर्फ सोनी चला लिया हो, है ना, बाय डिफॉल्ट दिख गया हो, तो भी वो सब कुछ इसमें काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल 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 पूरे दिए हुए हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन मजे के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, है ना। अभी अभी समझ, जो हम बोल रहे हैं अभी थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा, समझ तो सब आ गया, बट हाउ टू प्रिपेयर, खैर उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। ये एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस मतलब सबूत, ठीक है। यानी कि जब हम लोग सबूत कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो एक सवाल उठता है, कौन सा सबूत सही है, कौन सा गलत है, किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना किया जाए, और ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, कोर्ट, जज। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे ही एविडेंसेस के बारे में बताएगा। सबसे पहले तो ये बताएगा कि एविडेंस क्या होते हैं और एविडेंस किस चीज के दिए जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें किसी भी ट्रांजैक्शन में एविडेंस इज गिवन ऑफ अ फैक्ट, फैक्ट क्या है। अगर हम आपसे कहें मिस्टर ए ने मिस्टर बी का खून कर दिया, ए मर्डर्ड बी, बताओ इस केस में फैक्ट क्या है, दैट ए मर्डर्ड बी। अब इस फैक्ट के एविडेंसेस दिए जाते हैं कि ए ने बी का खून क्यों किया, ए का इंटेंशन क्या था, किस हथियार से खून किया गया, ठीक है, और बी की डेथ ए के मारने पे ही हुई। ये सारे क्या है, एविडेंसेस। और इन एविडेंसेस का मेन फैक्ट क्या था, ए मर्डर्ड बी, और इसी फैक्ट को तो प्रूव करना होता है। तो फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, एविडेंस, ठीक है। तो चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं हम लोग। द लॉ ऑफ एविडेंस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर एसेटेनिंग controverted questions of fact in judicial inquiry। controverted, controversy, कह रहे हैं वो फैक्ट जिनमें कंट्रोवर्सी है। जो फैक्ट प्रूव्ड है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन फैक्ट में कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है, फैक्ट ये था कि बी का खून हुआ, अब ए ने किया है कि नहीं किया है ये कंट्रोवर्सी है, और इसी को प्रूव करने के लिए क्या दिए जाएंगे, एविडेंसेस। ओके, this system of ascertaining the facts which are essential elements of a right or liability and is the primary and perhaps the most difficult function of the court। बताइए कोर्ट का सबसे डिफिकल्ट फंक्शन क्या है, सबूत को समझना, कौन सा एविडेंस सही है, कौन सा एविडेंस गलत है, ये काम होता है किसका, कोर्ट का। और कोर्ट इसको एसेटेन करने के लिए कौन से लॉ की मदद लेता है, लॉ ऑफ एविडेंस। जुडिशियल प्रोसीडिंग एक शब्द मिलेगा, वहां पर आइए, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब अभी हमने आपको बताया, कानूनी कार्यवाही, मतलब कोर्ट के सामने जो पूरा प्रोसीजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग। The act does not define the term judicial proceeding, but it is defined under 2(1) of the Criminal Procedure Code। अब जैसे देखो यहाँ लिखा है इस एक्ट में, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए हम लोग इस एक्ट के लिए कौन सा एक्ट रेफर करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर मान लो यहाँ पर ये भी ना लिखा होता तो जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, फाइन। अब देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से अ प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कह रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें एविडेंसेस ऑन ओथ एग्जामिन किए जाते हैं। अब आप इमेजिन करिए कोर्ट की जो कार्यवाही होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई कि नहीं हुई, यस, ओके। उसके बाद देखो फिर से इन्होंने भी डेफिनेशन दे दी किसकी, एफिडेविट, मार्क करिए अगेन, और अब पढ़ लो एफिडेविट की डेफिनेशन। ओके, चले आगे, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए एविडेंस की। दो तरीके के एविडेंस होते हैं, देखिए एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। दो तरीके के एविडेंस होते हैं, अगर हम आपसे कहें
ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बताओ ओरल एविडेंस क्या हुआ? गवाह, विटनेस। विटनेस को ही क्या कहा जाता है? ओरल एविडेंस। देखिए, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, और इनको क्या कहा जाता है ऐसे स्टेटमेंट्स को? ओरल एविडेंस। और दूसरे तरीके के एविडेंस कौन से होते हैं? ऑल डॉक्यूमेंट्स produced for inspection of the court, such documents are called documentary evidence। तो हमको ये बताओ कि अगर हमने जज के सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रखा है, क्या वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एविडेंस है? क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से दो तरीके के एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस कौन देता है? विटनेस। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं, दे आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द वर्ड एविडेंस इन द एक्ट सिग्निफाइज only the instrument by means of which relevant facts are brought before the court, that is witnesses and documents। तो यही दो तरीके के एविडेंस हुए, विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन मिलेगी आपको, स्कीम ऑफ द एक्ट छोड़ दीजिएगा, फैक्ट की डेफिनेशन मिलेगी, यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, state of things, relation of things capable of being perceived by the senses, or any mental condition of which any person is conscious। तो जो भी state of things है या जो भी capable of being perceived है, जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, उन चीजों को क्या कहा जाता है? फैक्ट। जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, there are certain objects arranged in a certain order, the man heard or saw something, the man said certain words, ये सारी चीजें क्या होती हैं? फैक्ट। अब इसका एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन देखिए आपको मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे आओ, ये देखिए जरा। पहले बताओ इस केस में हो क्या रहा है? A is tried for the murder of B, मतलब A B को मारने की कोशिश कर रहा है। पढ़ो दिमाग लगा कि हमें क्या देख रहे हो? A is tried for the murder of B, ए ट्राई कर रहा है बी को मारने का। अरे ये ट्राइड ट्रायल है, केस चल रहा है ए पे, ठीक है? कह रहे ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, मतलब ए के ऊपर केस चल रहा है। मर्डर किसका हुआ है? बी का। बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब, मतलब क्लब उठा के मार दिया। स्टिक, जो गोल्फ स्टिक होती है उसको क्लब कहते हैं। क्लब मतलब ये कानपुर क्लब उठा के नहीं मार दिया। आप तो यही ट्राइड, जैसे आप सोच रहे थे ना, मारने की कोशिश करी। ए के ऊपर केस चल रहा है बी को स्टिक से मारने का, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। अब देखो ये मैटर था, और इसके फैक्ट्स देखो क्या है। सबसे पहला फैक्ट है, ए इज बीटिंग बी विद अ क्लब, ठीक है? ए ने बी को किससे मारा? क्लब से। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, बी की डेथ कैसे हुई? ए के मारने से। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने ऐसे छड़ी उठाई और बी को छड़ी देख के हार्ट अटैक आ गया, वो अपने आप मर गया, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, इसकी क्या जरूरत है? इंटेंशन को क्या कहते हैं? मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर गिल्टी माइंड होना जरूरी है, यानी आपको पनिशमेंट तभी मिलेगी जब आपने गलत करने के इंटेंशन से ही मारा। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहला फैक्ट है ए ने बी को क्लब से मारा, दूसरा है बी की डेथ उसके मारने की वजह से हुई, और तीसरा एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। ये फैक्ट है, और इन्हीं फैक्ट का क्या दिया जाएगा? एविडेंस। अब समझ में आया क्या होता है फैक्ट एंड एविडेंस? ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का मतलब देखिए, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर when one is connected with the other in any of the ways referred to in this provision। कह रहे हैं एक होता है मेन फैक्ट और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। मेन फैक्ट का मतलब होता है, जैसे हम अभी ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ था, ए ने बी को मारा,
अब ए ने बी को मारा है और ऐसा होते हुए सी ने देखा, ये मेन फैक्ट है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में और सीरियल्स में, बी की डेथ हुई और किसी ने किसी को मारते हुए नहीं देखा, तो ये देखा जाता है कि बी से आखिरी बार मिलने कौन आया था, है ना? हाँ। या फिर बी को मार के किसका फायदा हुआ, या बी से किसको किसको दुश्मनी थी। ये फैक्ट जो है ये मेन फैक्ट है कि रेलेवेंट फैक्ट है? ये मेन फैक्ट नहीं है। हो सकता है बी से जो आखिरी बार मिलने आए हो उसने ना मारा हो सकता है बी को मारने का ऑब्जेक्टिव सबके पास था लेकिन मारा किसी एक ने हो, ठीक है? तो ये मेन फैक्ट नहीं है, लेकिन इन फैक्ट को क्या कहा जाता है? रेलेवेंट फैक्ट। कह रहे हैं वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provision relating to the relevancy of fact, where in a case direct evidence is not available। बताइए relevant fact पे हम लोग कब जाएंगे? जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा। अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो हमको रेलेवेंट फैक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। वेयर इन अ केस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू, then it may be proved by any circumstantial evidence, and in such case every piece of circumstantial evidence would be an instance of relevant fact। यानी हम लोग ये कह सकते हैं डायरेक्ट एविडेंस मेन फैक्ट होता है, मेन फैक्ट के लिए डायरेक्ट एविडेंस और रेलेवेंट फैक्ट के लिए सर्कमस्टेंशियल या इनडायरेक्ट एविडेंस। ओके, तो अगर हमें ये डायरेक्टली नहीं पता कि बी को किसने मारा है या बी को मारते हुए किसी ने देखा, तो हम लोग कौन से फैक्ट्स में जाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट। अब देखिए दो वर्ड हैं, लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकली करेक्ट एंड लीगली करेक्ट? लॉजिकली करेक्ट एंड लीगली करेक्ट, ये दोनों एक ही बात हुई कि अलग अलग हुई? अच्छा ये बताओ, कोर्ट में लॉजिकल रेलेवेंसी मानी कोई आपका एविडेंस है वो लॉजिकली करेक्ट माना जाएगा कि लीगली करेक्ट? अच्छा अगर हम आपसे ये कहें जो लीगली करेक्ट है वो लॉजिकली करेक्ट तो होगा ही, लेकिन जो लॉजिकली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो लीगल हो। तो लॉ यानी कि कोर्ट कौन से एविडेंसेस को करेक्ट करता होगा? लीगल। देखिए, a fact is said to be logically relevant to another when it bears such casual relationship with the other as to render probably the existence or non-existence of the latter। अब अंडरलाइन करिए, all facts logically relevant are not however legally relevant। ये बात समझ में आ गई? all facts logically relevant are not however legally relevant। सारे लॉजिकली जो रेलिवेंट है जरूरी नहीं है कि वो लीगल हो, लेकिन अगर कोई फैक्ट लीगली रेलिवेंट है तो ऑब्वियसली वो लॉजिकल होगा। रेलिवेंसी अंडर द एक्ट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लॉजिक बट ऑफ लॉ, एज ऑफ नो फैक्ट हाउएवर लॉजिकली रेलिवेंट इज रिसीवेबल इन एविडेंस। एविडेंस में हम लोग लॉजिकल फैक्ट्स को लेते हैं कि लीगल फैक्ट्स को? लीगल फैक्ट्स को, unless it is declared by the act to be relevant। Of course, every fact, underline करिए, every fact legally relevant will be found to be logically relevant। जो legally relevant है वो logically relevant तो होगा ही, but every fact logically relevant is not necessarily relevant under the act। तो दो अलग अलग चीजें हुई, लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। कोर्ट की नजरों में हम लोग लॉजिकल रेलेवेंसी मानेंगे कि लीगल? लीगल। सारे लीगल रेलेवेंसी वाले एविडेंस लॉजिकल होंगे, लेकिन सारे लॉजिकल एविडेंस जरूरी नहीं है कि लीगल। ओके फाइन। तो इस हिसाब से ये देखो क्या लिखा है, लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, कौन से वाले एडमिसिबल होंगे? जो लीगली रेलेवेंट होंगे। Relevancy and admissibility are not coextensive or interchangeable। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज लिखी है, a fact may be legally relevant। कई बार ऐसा भी होता है कि वो legally relevant है लेकिन it is prohibited on the grounds of public policy। तो नॉर्मली लॉजिकल और लीगल रेलेवेंसी में कौन सा वाला एक्सेप्टेबल होगा? जो लीगल होगा। लेकिन कई बार लीगल एविडेंसेस भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे लीगल एडमिसिबल हो। ये सारे डिसीजन
कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट होना है, कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट के ऊपर। ठीक है, फाइन। अब आपको समझ में आया इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी क्या, कि इसमें हाँ पढ़े क्या, ये अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप जरा एक बार आगे टर्न करके देखिए, इसमें सारे इलस्ट्रेशन ही इलस्ट्रेशन है। टर्न करके देखो, अभी धीरे धीरे देखना, सारे ये सब देखिए इलस्ट्रेशंस हैं। यहाँ से देखो, ये वाला पेज देखिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यहाँ सब इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, ऑल्दो हम आपको बता देंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे आती हैं, बट स्टिल ऐसे अगेन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो इलस्ट्रेशंस है इन्हीं से ही बहुत केस स्टडी बेस या कुछ बना के दे देंगे। जो चैप्टर्स अब हम लोग कर रहे हैं ये कंपेरेटिवली सिंपलर कैटेगरी में है। ठीक है, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट जो आपने किया या ये है, कंपेरेटिवली इजी है। लेकिन अगेन इसके अंदर जनरल क्लॉजेस जितना तो नहीं, लेकिन ये कंपेरेटिवली उससे इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आती भी हैं और वो हम लोग अच्छे से मार्क करेंगे। ओके, लेकिन इस एक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत जो है इलस्ट्रेशंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सारे इलस्ट्रेशंस नहीं करने, बस एक एक दो दो सबके देख लेंगे कि वो केसेस क्या हैं और बस उतना करेंगे हम लोग। प्लस ऐसे चैप्टर्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देख लिया करें। तो आई होप अब आप शायद जो टेस्ट वेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसको पढ़ते होंगे स्कैनर से या पास्ट ईयर से, कि अभी सिर्फ मॉड्यूल चल रहा है, क्या चल रहा है सर? हाँ, स्कैनर कर रहे हैं साथ में, कि अभी सिर्फ मॉड्यूल है। कुछ बच्चों की शक्ल से लग रहा है नहीं अभी सिर्फ मॉड्यूल चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों की शक्ल से लग रहा है मॉड्यूल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये फैक्ट है, मॉड्यूल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, बट कोशिश करिएगा कि साथ साथ आप स्कैनर भी करते चले, ताकि एक बार स्कैनर जब, और वैसे भी जब आप क्वेश्चंस देखते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। बुक से जब आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, कि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, और कोई भी लाइन आप छोड़ के पहले देख भी चुके हैं कि जो छोड़ते हैं वही आ जाता है ना। तो अब ये डर बैठ गया आपके दिमाग में, और इस डर से आप कुछ नहीं छोड़ रहे, और कोर्स तो आपको दिख ही रहा है कितना कम है ना। सो कोर्स बहुत है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ये करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा स्कैनर को रेफर कर लीजिए। ओके, अगेन अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो इंस्टीट्यूट की साइट पे पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, गाइडेंस नोट भी अवेलेबल है। गाइडेंस नोट का मतलब क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। इफ यू आर, एक ही बात है, स्कैनर हो, ठीक है, या एक टैक्समैन का क्रैकर आता है वो हो, या पास ये जो आईसीएसआई का गाइडेंस हो, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ये सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जैसे आप स्कूल में पास्ट 10 ईयर पेपर्स ऐसा कुछ होता था आपके टाइम पे, तो ये जो, हाँ, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, बस वही चीज है ये तीनों, बस कंपनी अलग अलग है। आईसीएसआई वाले में आंसर्स के लिए जरूर रेफर कर लेना, क्योंकि आंसर्स एक बार आईसीएसआई के आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग। ओके, तो वो गाइडेंस नोट उनके हैं, बस चैप्टर वाइज नहीं है, उनके पेपर वाइज है, अटेम्प्ट वाइज है, कि दिसंबर 20 के अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये उसका सोल्यूशन, फिर जून का ये क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन, और ये जो आपके स्कैनर है ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी देख लिया करिए, और शायद एक स्कैनर में होता है कि नॉट येट आस्क्ड बट इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसा होता है ना, वो भी पढ़ लिया करिए। कई आपको चीजें ऐसी भी मिलेंगी जब आप स्कैनर पढ़ रहे होंगे जो आपके मॉड्यूल में कवर्ड नहीं होती है, आउट ऑफ कोर्स जिनको कहा जाता है, उनका क्या करते हो, छोड़ देते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ लेना चुपचाप। मतलब समझ में आया, जो आपकी बुक में है वो तो पढ़ना ही है, प्लस स्कैनर है, यानी स्कैनर में अगर कोई एडिशनल डेटा, एडिशनल मैटर आपको मिलता है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फाइन, चलिए इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, आप बहुत पहले स्टॉप कर चुके थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा।